हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड और आज हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक, जो ओजी स्कॉर्पियो होती थी क्लासिक, उसका S11। तो ये आपका टॉप वेरिएंट है और इसका करने वाले ओनरशिप रिव्यू। मेरे साथ है मिस्टर दिव्यांश। हेलो राम भैया। और हाय, और ये इनकी महिंद्रा क्लासिक। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि मान लेते हैं आपको स्कॉर्पियो ही लेनी थी जी, तो क्लासिक क्यों, एन क्यों नहीं? भैया एक्चुअली में एन में सिचुएशन ये थी कि उसका थोड़ा मुझे सेफ्टी इश्यूज़ कुछ सुनने में आए थे। कई सारे न्यूज़ में भी आ रहा था। इनफैक्ट आप एक चैनल है सेफ कार्स इंडिया करके, उन्होंने काफ़ी डिटेल में कवर करा था कि एक ऑक्यूपेंट थे व्हीकल के, उन्होंने जस्ट परचेज करी थी, आर्मी के ही थे वो। तो उसमें सिचुएशन क्या हुई थी, जो इसकी कनेक्टिंग रॉड होती है इस पे आगे का टायर जो कनेक्ट करता है, चलते चलते अराउंड 60 से 70 की स्पीड पे वो अलग हो गया था। ओ भाई साहब। और सिचुएशन इतनी ख़राब थी भैया कि गार्ड रेल वो फाड़ते हुए अंदर घुसी है। तो एक तो वो इशू था, प्लस स्कॉर्पियो एन का लेने का ये मतलब नहीं था कि स्कॉर्पियो एन, अब मैं आपको बता दूँ, स्कॉर्पियो जैसी लगती नहीं है। ये शायद सारे लोग अग्री करेंगे मुझसे। स्पेशली मुझे पीछे से तो काफ़ी अजीब लगती है वो। जी, वो काफ़ी ज़्यादा, उसका शेप बहुत ही अलग था और इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं था। अब वेराज अगर इसको आप कहीं पे लेके जाएंगे तो आपको, स्कॉर्पियो लवर्स को तो डेफिनेटली पता है, काला घोड़ा इसका निकनेम है। और काला घोड़ा भाई साहब कहीं पे भी जाता है अपनी इमेज ज़रूर बनाता है। तो कुल मिला के जो मतलब फाइनल था कि मेन जो लुक्स था कि आपको भाई ओजी वाला स्कॉर्पियो लुक्स चाहिए था, नई वाली का जो लुक्स था आप उससे उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपने ये वाली कार ली। अभी कब परचेस किया आपने? हमने ये परचेज़ करी थी 26 जून 2024 में। 26 जून 2024, मतलब आपका करीबन 7-8 महीने हो चुके हैं। हाँ जी, अगर देख सकते हैं 8-9 महीने के आसपास। कितनी रन हो गई एक बार देख लेते हैं अंदर आगे कि कितनी रन हो चुकी है और दर्शकों को भी दिखा देते हैं। 21,019 किलोमीटर चल चुकी है ये। तो भाई 21,019 किलोमीटर ये आपकी रन हो चुकी है। तो मतलब 20,000 प्लस आपने ऑलरेडी चला चुके हो। बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा रन हो चुका है। तो मतलब अच्छी खास, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या बेटर था इस गाड़ी में और क्या ऐसी चीज़ थी जो आप मिस कर रहे हो कि हाँ यार ये, और तो ये चीज़ और अच्छी होती तो और बेटर हो सकती थी ये कार। बिल्कुल सही बात है भैया। लेकिन एक एक्चुअली में जो भी स्कॉर्पियो लेता है उसके दिमाग में ये चीज़ पहले रहती है कि अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ इसमें मैं फीचर और लग्जरी नहीं देख रहा हूँ। इस गाड़ी का मतलब है भौकाल, रुतबा और जो आपकी इमेज होगी। आप इसको कहीं पे भी लेके जाएंगे या फिर इनफैक्ट आप रोड पे भी चलते हैं इसको लेके, इसका रोड प्रेजेंस मतलब अनबीटेबल है। नहीं, रोड प्रेजेंस तो है डेफिनेटली इस कार का है। तो पहले तो बजट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, टॉप एंड वेरिएंट है, आपको ऑन रोड कितने का पड़ा ये? मुझे ये पड़ा था 20,20,88 का आसपास मुझे पड़ गया था ये। मतलब 20-21 के बीच में आपको ऑन रोड पड़ गया था, सारी एक्सेसरीज सब कुछ मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। और 20,000 आप चला चुके हो। अभी तक कितनी सर्विस हो चुकी है? मेरे ख्याल से 3 हो गई होंगी। हाँ जी, फर्स्ट आपके एक्चुअली में 3 सर्विस होती हैं। जो पहली सर्विस आपका होता है वो कहने का बस सर्विस होता है, वो तो सिर्फ वॉशिंग करके दे देते हैं। जी, सिर्फ आपकी वॉशिंग रहेगी। उसमें सिर्फ आपका कार का इंस्पेक्शन होगा। हाँ। कार का इंस्पेक्शन होगा, चेक करा जाएगा, ओबीडी सेंसर में कनेक्ट करा जाएगा, वो पता करेंगे कि गाड़ी सही चली कि नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद मेरी सेकंड सर्विस हुई थी। सेकंड सर्विस की मेरी कॉस्ट अराउंड 10,000 आई थी। कितने पे हुई थी? 10,000 पे? हाँ जी, 10,000 पे हुई थी। और 10,000 रुपये कॉस्ट भी आई थी? जी, 10,000 कॉस्ट भी आई थी। और इनफैक्ट अभी 20,000 भी हो गई है, तो 20,000 की ही कॉस्ट आई है, मतलब 10,000 की उसमें भी कॉस्ट आई है। मतलब 20,000 के बाद भी आपको 10,000 रुपये कॉस्ट पड़ी। मतलब बिल्कुल, हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस करानी है और इस समय अभी जो सर्विसिंग आप हो रहे हो तो 10,000 रुपये कॉस्ट आपकी आ रही है। बिल्कुल। माइंड यू व्यूअर्स कि यहाँ पे आप अगर सर्विस कराते हैं तो आपका जो ये मैं सर्विस कॉस्ट बता रहा हूँ ये विदाउट लेबर चार्ज है, क्योंकि अभी फ्री सर्विस चल रही है। क्योंकि फ्री सर्विस चल रही है। आपको 3 कूपन मिलेंगे, उसमें से मेरा तीसरा एग्जॉस्ट हो गया है। अब इसके बाद जो सर्विस होगी वो पेड सर्विस होगी। तो वहाँ पे आपका सर्विस कॉस्ट जो होगी वो भी आपकी लेबर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो ऑलमोस्ट कितना होता है लेबर कॉस्ट? भैया अगर मान के आप चल लीजिए, जो आपका लेबर कॉस्ट आएगा वो अराउंड आपका 3 से 5,000 तक आ सकता है। मतलब 10 से 15 हो जाएगी सर्विस, 16 हो जाएगी, 15-16 हज़ार में सर्विस हो जाएगी इसकी। हाँ, मतलब उसके ऊपर का जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस नहीं करेगा। आप इस चीज़ में निश्चिंत रहें कि आप इतनी बड़ी गाड़ी अगर ले रहे हैं तो भैया ये काम भी वैसे करेगी और आपकी पॉकेट पे भी उतना भारी नहीं पड़ेगी। बहुत बजट में ये गाड़ी सर्विस हो जाती है और इससे आपका काम भी बहुत आराम से निकल जाता है। बाकी ये डीजल इंजन है। बिल्कुल। और पावर तो काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस करता है। पावर भैया मतलब अनबीटेबल है इसका। तो आपको किक फील होता है। इसका माइलेज मुझे बताइए कितना मिल रहा है भैया आपको? डीजल इंजन माइलेज के लिए फेमस है कि अच्छा माइलेज देते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है भैया। अब डिपेंड करता है क्योंकि स्कॉर्पियो चलाने वाले आपको भी पता है कि हैवी फुट वाले होते हैं।
और हैवी ड्राइवर भी होते हैं तो उनका ये चीज़ रहती है कि भाई स्कॉर्पियो है, नहीं भाई हम दाब के चलेंगे, भौकाल और रुतबे में चलेंगे। लेकिन एक बार मेरी भी आप सुन लीजिए कि आप कोशिश इसको ये करिए कि एक बार उस भौकाल और रुतबे से थोड़ा दूर हटिए, आराम से चला के देखिए। माइलेज का किंग है ये इस सेगमेंट में। कितना माइलेज मिल जाता है आपको बेस्ट? अगर आप बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 60 के अंदर आप अगर स्पीड रख रहे हैं, 70 के अंदर स्पीड रख रहे हैं, 1500 आरपीएम या फिर 2000 आरपीएम के अंदर आपका वो है, लिमिटर है, हाँ। तो आपकी गाड़ी आराम से माइलेज 16.10 का दे सकती है इन सिटी। और अगर हम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं उसको, फॉर एग्जांपल समर्स में कांस्टेंट एसी चलता रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर ये गिराएगी और जिस स्पीड पे 60-70 पे आप रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज आपको गिरा के दे देगी 13। बहुत ज़्यादा केस मैं वो बता रहा हूँ। और अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हो तब कितना माइलेज देती है? लॉन्ग रूट पे तो भैया मतलब पैसा वसूल गाड़ी है। अब यहाँ पे आपको अगर इसको हाईवे पे लेके जाएंगे, एक बार टैंक आपका इसका फुल कराएंगे तो ये आपको आराम से 750 प्लस किलोमीटर की रेंज दे देती है। तो मुझे लगता है 18-19 का, हाँ जी, आराम से, और इसके आसपास मिल जाएगा माइलेज। जी। और अगर आप ठंड में चला रहे हैं, जैसे कि भाई डीजल इंजन है, मैं ये बताऊंगा कि इंजन काफ़ी बड़ा है तो केबिन तक हीट थोड़ी तो आती है इसकी। ठंडक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी। अब आप एसी तो ऑन करके या हीटर ऑन करके नहीं चलाएंगे। अब मैं बजट के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको ठंड में चलाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो आपको ये 21 से 22 का भी माइलेज दे सकती है। 21-22 तो यार मेरी i20 नहीं देती। तो ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ मेरे को हमेशा से लगता था स्कॉर्पियो का, काफ़ी लोग बोलते थे कि स्कॉर्पियो कार तो बहुत अच्छी है जी, कंफर्ट के मामले में थोड़ा सा इशू होता है। एक बार देख लेते हैं, आपकी तो हाइट भी अच्छी खासी, कितनी हाइट है? मेरी 5'11" है। 5'11", एक बार ड्राइवर सीट पे बैठ के दिखाइए जरा, जी। क्या कितना स्पेस पैर के लिए मिल रहा है और कितना आ रहा है, कंफर्ट कितना रहता है? मतलब ड्राइविंग सीट तो मुझे लगता है कंफर्टेबल होगी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ड्राइविंग सीट इसका हाउएवर कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको थोड़ा सा ये एलिवेट करा हुआ है। ओके। ये जो आपका है ये एलिवेशन आपका करता है। ये आपका ये 4 वे हो जाता है, 4 वे क्या 6 वे आपका, हाँ अप डाउन भी हो जा रहा है, आगे पीछे तो होता ही है, और रिक्लाइन हो ही जाता है। ठीक है। अब इसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि जितने भी लोग स्कॉर्पियो परचेज करते हैं वो हमेशा इसको ऊपर ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पूरा बोनेट दिखाई पड़ता है इसमें से, और एक आप जैसे रोड डोमिनेट करते हैं वैसी फीलिंग आती है। तो आप इसको जैसे ऊपर करेंगे, स्पेस आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट कैसे, एक बार बैठ के दिखाइए पूरा। अंडर थाई सपोर्ट भैया ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। मुझे फ्रंट सीट तो मुझे कंफर्टेबल लग रही है, ऐसी कोई मतलब है, रिक्लाइन भी हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पीछे की सीट एक बार देखते हैं। डेफिनेटली क्योंकि मैंने सुना है कि पीछे की सीट में थोड़ा सा है कि आप भाई ड्राइवर तो खुश रहता है, हाँ जी, बट पिलियन उतना खुश नहीं रहता। पिलियन या मतलब जो पीछे की सवारी होती है, बाइक वाली आदत है, पिलियन निकल जाता है। तो एक बार पीछे बैठ के आप दिखाइए एक बार दर्शकों को कि पीछे क्या रहता है, कंफर्टेबल कितना। आपने तो लॉन्ग रूट किया होगा इस पे? डेफिनेटली, नॉर्मली आप ही चला रहे होगे, बट इससे मैं नैनीताल जा चुका हूँ, मुक्तेश्वर का एरिया भी मैं इससे कवर कर चुका हूँ, एंड मतलब मुझे चलाने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाउएवर स्कॉर्पियो चलाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ वगैरह भी मजबूत हो, क्योंकि ये गाड़ी आपको स्ट्रेन देगी ज़रूर। किस मामले में स्ट्रेन? आपका आप जैसे एक्सपेक्ट करेंगे ह्यूंडई की गाड़ी आपको बहुत कंफर्टेबल और लग्जरियस फील, मतलब हैंडल उतना आपका लाइट नहीं है, इसका जो व्हील है हैंडल बिल्कुल लाइट आपको नहीं मिलेगा। आपको हाथ से एक्सर्शन लगाना ही पड़ेगा, और कुछ टाइम के बाद आपको वो चीज़ फील होगी। थोड़ा सा स्ट्रेंथ, मतलब लॉन्ग रूट पे थोड़ी सी थकान हो सकती है। डेफिनेटली, बिल्कुल। मुझे लग रहा है पीछे का एक बार आप पूरा कंफर्ट लो जरा, रिक्लाइन एंगल बहुत स्ट्रेट है, बहुत स्ट्रेट है। तो लॉन्ग रूट पे ये भी एक दिक्कत आएगी, आपको बहुत स्ट्रेट बैठना पड़ेगा। तो वो बात सच है कि पीछे वालों को उतना कंफर्ट नहीं मिलने वाला। चलिए कोई बात नहीं। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो इसकी टॉप नॉच मुझे लगती है। महिंद्रा की गाड़ी इसकी यार बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। और बाकी आपने मुझे एक चीज़ तो बताई दी कि जो इसका स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा हार्ड है, हल्का सा हार्ड, उतना लाइट नहीं है, बट हाँ एसयूवी है, और एसयूवीज़ का थोड़ा सा तो हार्ड साइड में होता है। अभी आप उसको ये सडान से या फिर हैचबैक से आप कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी व्हाट अबाउट द बॉडी रोल? बॉडी रोल तो भैया बहुत है। अगर आपने कितने पे टर्न करते हो? आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको बहुत कंफर्टेबली टर्न करना है एक मोड़ से, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि 10, 20 या 30 के अंदर ही आप स्पीड में टर्न करना है। अगर आपने 50, 60 या 70 की स्पीड पे टर्न करी, भाई ये पलट जाएगी, इसका एक टायर उठ जाएगा कसम से। बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा है। और ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। आगे के दोनों डिस्क ब्रेक्स इसमें दिए हुए हैं। फ्रंट में आप देख सकते हो कि दोनों ही टायर्स में आपके डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं जी, और पीछे साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा जी, बट उतना कोई इशू आएगा नहीं। फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक मुझे अच्छे लग रहे हैं। और टायर का सेगमेंट इसका कौन सा है भाई?
एक बार देख लेते हैं टायर का सेगमेंट। फ्रंट में लिखा होगा यहाँ पे, अगर अभी तक बचा होगा, डिलीट नहीं हुआ होगा, तो ये आपका 235/65 का है। 17 इंच के आपके एलॉयस हैं और 235/65 के, तो ब्रॉड टायर्स हैं, तो ग्रिपिंग अच्छी खासी आपको मिल जाएगी इसमें। व्हाट अबाउट लाइट? फ्रंट में आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका प्रोजेक्टर लाइट लगी हुई है और प्रॉपर एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे भी आपकी रिफ्लेक्टिव एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्निंग लाइट भी आपको देखने को मिल जाएगी जी। और यहाँ पे आपका फॉग लैम्प भी देखने को मिल जाएगा और डीआरएल्स भी देखने को मिल जाएगा। पूरा एलईडी का ही सेटअप है, हैलोजन का कहीं यूज़ नहीं हो रहा है जी। फॉग लैम्प में एक बार देख लेता हूँ, वो भी आपके एलईडी लगेगी। आपने आफ्टर मार्केट लगाया कि? हाँ जी, मतलब मैं इस गाड़ी को निकलवाया था, तो जो ये रहता है इस गाड़ी का श्रृंगार होता है जाके आपका मॉडिफिकेशन वाली जगह पे। तो लखनऊ में एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका वहाँ पे वो है स्टोर, कार स्टूडियो करके, तो मैंने वहाँ से काम कराया था। इसमें मैंने बेस ट्यूब, एम्पलीफायर, स्पीकर्स पूरे चेंज कराए। ये हैलोजन सेटअप था इसका, पूरा हैलोजन सेटअप था जी। आपको जब ये गाड़ी मिलेगी तो आपको हैलोजन सेटअप के साथ मिलेगी। तो वहाँ पे आपको लाइटनिंग कैसी लगी? मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपको लगा कि हाँ अपग्रेड करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, इसीलिए आपने पूरा एलईडी सेटअप पे स्विच किया। अभी कैसी है? अब तो भैया, अब क्रेटा के लिए मैं नासूर बन गया हूँ। तो इसमें कितना खर्चा है आपको? सिर्फ ये इसका जो पूरा हेडलैम्प का जो सेटअप है एलईडी आपने किया है हैलोजन से, उसमें आपको कितना खर्चा लगा? भैया मैं एक्चुअली मैं एग्जैक्ट आपको वैसे कॉस्ट नहीं बता सकता, लेकिन टोटल मैं आपको बता दूं कि मेरा खर्चा अराउंड 85,000 के आसपास टोटल आया। हाँ जी। और अगर मैं गेस करूँ तो इसमें मैंने काफ़ी हाई पावर वाली लगाई है एलईडीज़, तो आप मान के चलीजिए कि आपका खर्चा अराउंड बैठ जाएगा 10,000 रुपए के आसपास, पूरा फॉग लाइट का मिला के और इसका मिला के। इनफैक्ट अगर आप चाहते हो तो मैं आपको शो भी कर सकता हूँ थ्रो। अभी तो ऐसे रात नहीं है, बट एक बार आप जला के दिखा दो जी। ओके। तो ये इसकी डीआरएल्स हैं, ये इसकी लो बीम है, ये फॉग लाइट है इसके नीचे, और ये हाई बीम। यार हाई बीम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी, हाई बीम बहुत तेज, बहुत स्ट्रॉन्ग है हाई बीम। वो लग रहा है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हो कि अभी रात नहीं हुई, उजेला है, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा फोकस आ रहा है। इसमें एक और चीज़ बढ़िया है कि लोग पहले मिस करते थे जो महिंद्रा की, कह सकते हैं ये ईगल आई वाला लुक। हाँ। तो लोग क्या सोचते थे कि भाई अब ये डीआरएल आ गई है तो ये ईगल आई जलने से रही, तो हम लोग उसको मिस करते थे। अब एक्चुअली में महिंद्रा ने इस चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ ये करी है कि आप फॉग लाइट को पूरा ऑन नहीं करेंगे, आप हल्का सा हेडलाइट का जो नॉब है एक क्लिक पे टर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि ईगल आई वाला जो इसका लुक है वो आ रहा है पूरा। ओके, ये आपका समझ गया। ऊपर का जो ये छोटा काफी सही दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है ये जी। और इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि एक इसका ये फ्यूज़ हो गया, ये पूरा मैं चेंज कराऊंगा। ये आफ्टर मार्केट मैंने आफ्टर मार्केट लगा रखा है, ग्रिल लाइट्स लगा रखी है आफ्टर मार्केट जी। अभी 20,000 किलोमीटर आपने जो रन की है जी, इसमें अभी तक मेजर पार्ट्स क्या चेंज हुए? कुछ हुआ अभी तक चेंज? कुछ भी नहीं चेंज हुआ है भैया। एज एन अगर सर्विस में भी आप देखें तो आपका ऐसा कुछ नहीं चेंज होगा। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्कॉर्पियो इस बेसिस पे ले रहे हैं कि आपको कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो मेरे भाई वो नहीं मिलेगा आपको। कंफर्ट आपको मतलब थोड़ा कंफर्ट, अगर आपको लुक्स चाहिए जी, और वो थोड़ा सा एक कहते हैं ना लुक्स चाहिए, परफॉर्मेंस। हाँ जी। और अगर आपको कहीं पे भी एक अपनी इमेज स्टेट करनी है, ठेकेदारों के लिए बहुत बेस्ट सूटेड गाड़ी है। ठीक है, आप कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस ओन कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप हो गया आपका, या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज प्रेजेंट करनी है। पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत बेस्ट चॉइस है ये। इनफैक्ट उनकी वाइट आप स्कॉर्पियो देखेंगे, काली स्कॉर्पियो आप थोड़ा सा जब आपका बिजनेस खुद का हो उसमें आप प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको कंफर्ट के बेस में मिल जाए गाड़ी, तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। फैमिली के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एक फैमिली मैन हो कि मुझे फैमिली के साथ घूमने जाना, उनका कंफर्ट देखना है, तो वहाँ पे ये गाड़ी जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है आपको। थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी। हाउएवर मतलब मैंने इतना इश्यूज फेस नहीं किया। आगे तो 4 व्हीलर अगर आप बैठ के जाओगे तो बहुत लोग, तो भाई देखो जाने वाले तो आपकी किसी भी कार में चले जाते हैं, टेम्पू में भी चले जाते हैं, बिल्कुल। बट हाँ, अगर आप बाकी किसी लग्जरी कार से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ उतना कंफर्ट आपको नहीं मिल रहा है। बाकी एक बार बूट में चल के देख लेते हैं स्पेस कितना है, क्योंकि अगर फैमिली की बात हुई है तो भाई आपको सामान वान भी रखना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा। थोड़ा माफ़ करेगा क्योंकि गाड़ी मेरी गांव के पास जाती है तो थोड़ा धूल है इसमें। तो यहाँ पे भी 2 सीट्स आपकी हैं, इस पे भी लोग बैठ सकते हैं, बट उतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कोई बात नहीं। तो स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है आप बहुत सारा सामान इसमें रख सकते हो जी। जितने लोग आगे बैठेंगे उसके हिसाब से तो पूरा सामान रखने के बाद भी काफ़ी जगह बच जाएगी। डेफिनेटली भैया, तो देख लो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर आपके पास सामान उतना ज़्यादा नहीं है तो आप ये सीट्स खोल लोगे, यहाँ पे आप आराम से बैठ के कोई जा सकता है। डेफिनेटली सीट्स आपकी बहुत इजीली ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे आपको वेलक्रो स्ट्रैप दिया हुआ है, इस वेलक्रो स्ट्रैप को आप ऐसे खोलेंगे,
फिर आपको बस ऐसे कर देना है। नीचे यहाँ पे आपका ये दिया रहेगा स्टैंड, इसको आप कर देंगे तो ये आपकी प्रॉपर पीछे बैठने के लिए हो गया। लेकिन जो कि बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है, आप जाहिर सी बात है, अगर बीच वाली रोज में आपको उतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही है तो पीछे वाली तो फिर बिल्कुल काफ़ी छोटी हैं, स्टूल टाइप के, या शॉर्ट जर्नी में आप कर सकते हो, या फिर छोटे बच्चे हैं उनको बैठा सकते हो जी। बट लॉन्ग रूट के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसमें 6-7 लोग बैठ के जाओ। बिल्कुल 5 सीटर कुल मिला के ज़्यादा प्रेफरेंसेबल है जी। ठीक है, एक बार बंद कर देते हैं इसको। और हाँ, थोड़ा इसको बंद भी आपको फोर्स से ही करना पड़ेगा क्योंकि रफ़ एंड रगड लुक, तो रफ़ एंड रगड थोड़ा सा आपको इसके साथ रहना ही पड़ेगा। एक और इसका ड्रॉबैक ये कि आप कहीं धूल वगैरह पे एरिया में जाएंगे तो आप देख रहे हैं ये जो क्रेविस है यहाँ पे भी आपकी धूल फंसेगी, इस साइड पे भी धूल फंसेगी। अभी जैसे मैं इसको ऐसे टैप करूँगा तो आप देख रहे हैं कि कैसे धूल निकल रही है। तो ये पैनल गैपिंग थोड़ा सा दिया हुआ है। महिंद्रा से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। और अभी मेरा एक मेजर इशू इसमें यह था कि इसको मैं नैनीताल लेके गया था, समहाउ गाड़ी, सबको पता है कि स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी जो बजती है। हाँ। और कुछ टाइम बाद इसके पल्ले वगैरह भी आवाज़ करने लगते हैं, रूफ रेल्स आपकी आवाज़ करेंगी। हाँ, तब अगर आपका बहुत रफ़ यूजेज हो या फिर अगर आप गांव के एरिया में जाते हैं जहाँ रोड आपकी अच्छी नहीं बनी है। इसमें सिचुएशन ये हुई थी कि यहाँ पे एक बटन टैब होता है, ये इसका निकल गया था और थोड़ा सा इसका स्पॉइलर वगैरह हिलना शुरू हो गया था और रूफ रेल्स भी थोड़ी सी आवाज़, क्वालिटी इशू है, क्वालिटी इशू है, क्वालिटी इशू है। अगर आपकी मतलब नई गाड़ी है, 20,000 किलोमीटर चली हो, अभी सर्विस आपने जल्दी कराई है और उसके बाद भी अगर गाड़ी रफ करने के बाद अगर बजनी शुरू हो रही है तो आप बिल्कुल से अंदर से कहीं से भी अच्छा नहीं लगता कि भाई इतनी महंगी 20 लाख की गाड़ी ली है और चलते हुए बज रही है बोलेरो की तरह। तो डेफिनेटली भैया आपको इसमें डैम्पिंग करानी ही पड़ेगी। आप अगर चाहते हैं कि आपके पल्ले जो बजें उसकी कम आवाज़ है तो आपको मेरे दोस्त डैम्पिंग बिल्कुल करानी है। इसमें मैंने हर जगह डैम्पिंग कराई हुई है। इनफैक्ट आपका जो ये एरिया है इसका पीछे का, यहाँ पे भी ये पूरा मैंने एरिया डैम्प कराया है। इसके यहाँ पे अंदर है डैम्पिंग, जो साइड के इसके वो हैं दरवाजे, उनमें भी मैंने डैम्पिंग कराई हुई है। तो अच्छा, ये चीज़ मैंने फील की थी आगे जब मैंने ये वाला डोर जो है इसको जब बंद किया था मैंने, हाँ जी, तो ये आवाज़ आई मेरे को बजने की जी। तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में, लेकिन आप लोग भी देखना जैसे मैं इसको बंद करूँगा तो ये पूरा हिलता है, मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है बिल्कुल गाड़ी में। और एक्चुअली में इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो इस टाइप का है कि आपको ये थोड़ा सा ऑफ ये फेंकेगा है ही, क्योंकि गाड़ी ही आपकी इस टाइप से बनाई है। महिंद्रा से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इसमें क्वालिटी अप करिए। मेरा दिल बहुत टूटा था कि इसकी जो पहली वाली जो वर्जन आती थी उसमें आपको महिंद्रा का जो प्रोप्राइटरी म्यूज़िक सिस्टम था वो दिया था। उस म्यूज़िक सिस्टम में आपको प्रॉपर ग्रीटिंग मिलती थी जब आप गाड़ी में आएंगे। इसके साथ ही साथ में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले उसमें सपोर्ट था। TPMS भी दिया हुआ था महिंद्रा ने। इसमें नहीं है, इसमें TPMS नहीं है। ओके। 20 लाख की गाड़ी में आपके पास TPMS आपको नहीं मिलेगा। एक बहुत ही लो क्वालिटी का आपको चाइनीज़ का वो मिल जाएगा म्यूज़िक सिस्टम, जो कि मतलब किसी भी यूज़ का नहीं है। आपको इनफैक्ट अगर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसी बेसिक चीज़ें आपको यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा डील ब्रेकर है इस गाड़ी का। और एक और बात, ये नॉर्मली मैंने किसी और कार में जल्दी देखने को नहीं मिलता है कि आपको एंड्रॉयड ऑटो के लिए पेमेंट करनी पड़े। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़ा ये डील ब्रेकर था मेरे लिए। प्लस इसका ये भी सिचुएशन है कि इसकी जो पहले वाली वर्जन थी उसमें आपको 4x4 का आपको ऑप्शन मिलता था, ये 4x2 है। ओके, टॉप मॉडल है फिर भी 4x2 है। 4x2 है। एक और बहुत बड़ी दिक्कत आपको होगी सुन के स्कॉर्पियो लवर्स अगर आप लेना चाह रहे हैं कि इसमें डिफरेंशियल लॉक नहीं है। अगर आपका टायर एक हवा में गया पीछे वाला तो पीछे वाला दूसरा टायर आपका फ्रीली मूव करेगा। तो आप निकाल नहीं पाएंगे, जबकि इतनी भारी गाड़ी है। और सबको पता है महिंद्रा फैंस को कि कितनी कैपेबल गाड़ी थी स्कॉर्पियो अपने टाइम पे 4x4 पे। मेरे को क्या लग रहा है ना कि स्कॉर्पियो एन को प्रमोट करने के चक्कर में यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लुक्स के मामले में उनको भी पता है, बाकी लोग भी जानते हो कि भाई इसका जो लुक्स ओजी लुक है वो स्कॉर्पियो एन से आप कम्पीट नहीं कर सकते। डेफिनेटली। तो इसलिए वो फीचर्स इन सारी चीज़ों में कर रहे हैं कि थोड़ा सा सेगमेंट उस तरफ जाए, क्योंकि उनका नया प्रोडक्ट और सारी कंपनी चाहती है कि नए प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा सेल हो। अच्छा, सस्पेंशन की बात आपने की थी जी, तो अभी आप नैनीताल साइड भी गए थे। हाँ जी। और वहाँ पे कई जगह रोडें बहुत अच्छी नहीं मिलेंगी आपको, तो सस्पेंशन कैसा, क्या लगता है लॉन्ग रूट पे आपके कमर वमर कुछ दर्द होना शुरू हुई है कि अच्छा है? एज सच मुझे कोई कमर वगैरह दर्द होना तो प्रॉब्लम नहीं लगा, लेकिन ये है कि हाँ सस्पेंशन थोड़ा सा आपका वॉबल वॉबल करता है। हाँ जी, तो आप वो डिस्कम्फर्ट ज़रूर फील करेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी एज सच केपेबल है गाड़ी, गड्ढों वगैरह से कूद जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें।
लेकिन बस यही है कि आपको थोड़ा सा बचा के और संभाल के इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं जी। तो इसी के साथ यहाँ पे इस ब्लॉग को हम लोग ख़त्म करते हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको स्कॉर्पियो जो OG क्लासिक है आपकी S11, इसमें क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें ख़राब लगी। थोड़ा सा एक समराइज़ कर देता हूँ कि अच्छी चीज़ें क्या है कि ओवरऑल जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा है, पावर बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो वो एक स्टेटस सिंबल टाइप का आपकी ये कार हो जाती है। ख़राब चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं कि भाई जो फीचर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं मिलते, कंफर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता, बॉडी रोल आपको ज़्यादा मिल जाता है, और जो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, फिट और फिनिश है, वहाँ पे आपको थोड़े से इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि भाई गाड़ी थोड़ा बजना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बिल्कुल। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं और एक बार थैंक यू कि आपने इतना टाइम दिया और बाकी इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा जो स्कॉर्पियो पुरानी वाली लेना चाह रहे होंगे। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम, टेक केयर।